नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस पेपर। जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम इकोनॉमी का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। और काफ़ी टाइम के बाद इकोनॉमी का सेक्शन जो है वो डिस्कस जो है वो किया जा रहा है। हर इक्वेशन को डिटेल से डिस्कस किया जाएगा ताकि आने वाले एग्जाम में जो है वो आपको हेल्प मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 151 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 151 में क्या पूछते हैं, बोलते हैं हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो बोलते हैं कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है वो किसको कहा जाता है, श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसको जाना जाता है। देखो भारत में अगर हम बात करते हैं वाइट रेवोल्यूशन की, श्वेत क्रांति की, तो इसका जो फादर है वो कहा जाता है डॉक्टर वी कुरियन को। वी कुरियन यानी कि वर्गीस कुरियन इनका पूरा नाम है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब वाइट रेवोल्यूशन का जनक कहा जाता है डॉक्टर वी कुरियन को। तो ये वाइट रेवोल्यूशन जो थी वो इंडिया में किससे संबंधित थी, ये भी पता होना चाहिए। वाइट रेवोल्यूशन जो है वो संबंधित है मिल्क से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं उनसे जो है ये जुड़ी हुई है। ऑपरेशन फ्लड कई बार पूछ लिया जाता है, तो ऑपरेशन फ्लड भी जो है ये मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट से ही जुड़ती है। और ये कब स्टार्ट हुई थी, तो 1970 में जो था ये स्टार्ट हुआ था। ये सारा आप यहाँ से वाइट रेवोल्यूशन के बारे में ध्यान रख लें। कई बार क्वेश्चन यहाँ पर वाइट ना कर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में पूछ लिया जाता है। तो इंडिया में अगर ग्रीन रेवोल्यूशन आपसे पूछा जाता है तो MS स्वामीनाथन को जो है वो इंडिया में इसका फादर जो है वो कहा जाता है। और ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो 1965-68 के बीच में जो था वो स्टार्ट हुई थी। और इसका क्या एम था, कोई भी रेवोल्यूशन जब शुरू होती है तो उसका क्या टारगेट होता है। जैसे कि यहाँ पर वाइट रेवोल्यूशन हुई तो मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा की जाए, वैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन हुई कि हाई यील्ड क्रॉप वैरायटी ऑफ सीड जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बोया जाए और फसल की पैदावार को जो है वो बढ़ाया जाए। पहले क्या था कि पहले इंडिया जो था वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता था US के ऊपर कि US जो है वो गेहूं भेजेगा, फिर गुजारा जो है वो करना पड़ेगा। एक टाइम तो ऐसा भी आ गया था कि उस टाइम प्रधानमंत्री जो था वो हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री। तो उन्होंने कहा था कि आप अपना एक मील का खाना जो है वो मिस कर दीजिए ताकि ज़रूरतमंदों को जो है वो खाना मिल सके। और ख़ुद उन्होंने पहले ये ट्राई किया था। मतलब इस तरह की सिचुएशन कुछ इंडिया में थी। फिर जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन का जो था वो प्रभाव यहाँ पर पड़ा, या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई, तो एकदम से जो था वो क्रॉप की प्रोडक्शन जो था वो बढ़ी और इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आज इंडिया की सिचुएशन ऐसी है कि इंडिया गेहूं जो है वो और देशों को भी जो है वो क्या करती है, भेजती है। पहले क्या करती थी, पहले इंडिया को जो था वो चीज़ें इंपोर्ट करना पड़ती थी, अब ये एक्सपोर्ट भी जो है वो खाने को लेकर करता है। आपको पता है किसी भी देश में क्राइसिस आ जाते हैं तो इंडिया बहुत हेल्प जो है वो करती है। और इम्पोर्टेंट क्रांतियों के बारे में जानें तो गोल्डन रेवोल्यूशन जो है वो किससे संबंधित है, तो ये हनी कह लीजिए यानी कि शहद से संबंधित जो है वो है। ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें तो ये मछलियों से संबंधित है। ग्रे रेवोल्यूशन की बात करें तो फर्टिलाइजर से रिलेटेड जो है ये संबंधित है। और ब्लैक रेवोल्यूशन की बात करें तो ये पेट्रोलियम जैसे प्रोडक्ट से मिलती जुलती है। तो इन रेवोल्यूशंस के बारे में, इन क्रांतियों के बारे में जो है वो आप ध्यान रखना जो हमने जानी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम इन इंडिया। तो बोलते हैं कि इंडिया में नेशनल इनकम का एस्टिमेट जो है वो किसके द्वारा लगाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान पूछते हैं कि कौन जो है वो लगाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए एक एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए जो बनाई गई है, वो कौन सी है, तो कई बार शॉर्ट फॉर्म में इसको CSO कहा जाता है, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस जो है वो नेशनल इनकम का जो है वो एस्टिमेट लगाता है। ये आपने ध्यान रखना है। और देखिए आप क्या ध्यान यहाँ से रख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में पहली बार जो नेशनल इनकम का एस्टिमेट था वो किसने लगाया था, वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो था वो लगाया गया था। दादा भाई नौरोजी ने जो था वो पहला एस्टिमेट प्रिपेयर किया था इंडिया की नेशनल इनकम को लेकर 1876 में। 1876 में इन्होंने ये प्रिपेयर किया था, ये पता होना चाहिए। और यहाँ से आप क्या क्या चीज़ें याद रख सकते हैं, यहाँ से आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम जो होती है उसके लिए मेज़र करने के लिए किस तरह के मेथड अपनाए जाते हैं। जैसे कि किसी देश का GDP देख लेंगे, GDP के अलावा वो देख लेंगे कि इनकम मेथड जो है वो क्या है, वहाँ पर वैल्यू एडिड मेथड देख लेंगे, प्रोडक्ट मेथड देख लेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड देख लेंगे। तो बहुत सारे मेथड होते हैं जिनको देखकर जो है वो क्या किया जाता है, नेशनल इनकम का एस्टिमेट जो है वो लगाया जाता है। यहाँ पर और भी नाम दिए गए हैं, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिया गया है। इसके बारे में आपने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो था वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पर दिया गया है।
तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको NSSO भी कहते हैं, ये किस मिनिस्ट्री के कंट्रोल में आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत। ये आप ज़रूर ध्यान रखना है इसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली, और डेफिनेटली इस तरह से ही मिलती जुलती चीज़ें जो हैं वो आने वाले एग्जाम में पूछी जाएंगी। आगे बोलते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन। तो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो था वो कब लॉन्च की गई थी? जन धन योजना, ये योजना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस योजना को आप बहुत बार पढ़ते हैं, आपने नाम सुना हुआ है, परंतु याद नहीं रहता एग्ज़ाम में जो है भूल जाता है। तो जन धन योजना के बारे में ध्यान रखना है कि ये योजना जो था वो 15 अगस्त 2014 को जो था वो घोषित कर दी गई थी, और इसका शुभारंभ जो था वो कब किया गया था? 28 अगस्त 2014 को किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो 28 अगस्त 2014 को इसको शुभारंभ यानी कि इसका लॉन्च जो था वो किया गया था। और अब थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं कि ये प्रधानमंत्री जन धन योजना थी क्या, ये क्यों लॉन्च की गई थी, क्या ज़रूरत पड़ी कि इस तरह की योजनाएं लॉन्च की गई। ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना थी, इसके बारे में आप ये ध्यान रखिए कि इसको लॉन्च करने के पीछे ये उद्देश्य रहा कि देश में जितने भी लोग हैं उन सभी को जो है एक बैंक का अकाउंट जो है वो प्राप्त करवाया जाए, बैंक का खाता खोला जाए, ताकि हर एक इंसान जो है वो बैंकिंग से जुड़ा जाए। क्योंकि उस टाइम पहले क्या था कि देखो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, अगर गवर्नमेंट कोई भी सब्सिडी देती है, कुछ भी देता है, तो वो सीधा बैंक अकाउंट में अब जा सके। इस एक टारगेट ये हो गया। दूसरा, उस टाइम ये भी था कि जैसे कि मान लो आपके पास 1000 रुपया है। अब 1000 रुपया अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप 1000 रुपया क्या करेंगे? घर में ही जो है वो रखेंगे। अब घर में 1000 रुपया रखेंगे तो वो सर्कुलेशन में धीरे धीरे आएगा, परंतु जैसे ही अगर आपके पास बैंक अकाउंट होगा, आप 1000 रुपया बैंक अकाउंट में रखेंगे तो बैंक के पास पैसा होगा एक तरह से। जब तक आप नहीं निकलवाते उसको, बैंक के पास पैसा होगा और उस पैसे को कहीं ना कहीं पर यूटिलाइज किया जा सकता है। तो मतलब बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके। और भी जो योजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं या पूछी जाती हैं। साथ में ध्यान रखिए कि 28 अगस्त 2014 को ही जो था वो स्किल इंडिया मिशन भी जो था वो लॉन्च किया गया था। इसके अलावा मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया 2014 में ही, परंतु ये 28 सितंबर को जो था वो लॉन्च किया गया। कब? 28 सितंबर को। और स्वच्छ भारत मिशन कब किया गया? तो स्वच्छ भारत मिशन आपने ध्यान रखना है कि 2014 में, परंतु 2 अक्टूबर को जो था वो लॉन्च किया गया था। आपने ध्यान रखना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाई गई। ये कब चलाई गई? ये 2015 में चलाई गई। 22 जनवरी 2015 को जो था ये लॉन्च की गई थी। और आपने ध्यान रखना है कि PM मुद्रा योजना चलाई गई। PM मुद्रा योजना जो था वो 2015 में चलाई गई थी। 8 अप्रैल 2015 को जो था ये चलाई गई थी। और इसके अलावा डिजिटल इंडिया मिशन आया। डिजिटल इंडिया मिशन 2 जुलाई 2015 को जो था वो आया था। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना 2016 में आई थी। गंगा नदी की सफाई करने के लिए आई थी और 7 जुलाई 2016 को आई थी। 2014, 15, 16 इन तीनों सालों की इंपॉर्टेंट योजनाएं आपने रिवाइज की और इनको ज़रूर ध्यान रखना। अब ये नहीं भूलनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 154 देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं एज पर सेंसस 2011 डाटा विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ हाईएस्ट सेक्स रेशो हाइयर देन द नेशनल एवरेज। तो बोलते हैं कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है। अगर हम बात करते हैं ना सेक्स रेशो की, कि इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी सेक्स रेशो जो है वो नेशनल एवरेज से हाइयर रही है, और वो भी इन ऑप्शन में से बात करते हैं तो वो कौन सा है? वो है आपका जो इंडिया का स्टेट है अपना हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये इंडिया का 18वें नंबर का राज्य जो था वो बना था। और यहाँ से हम क्या जान सकते हैं हिमाचल प्रदेश की सेक्स रेशो कितनी रही है? तो हिमाचल प्रदेश की सेक्स रेशो जो है वो कितनी रही है? 2011 की जनगणना के अनुसार 972 जो है वो रही है हिमाचल प्रदेश की सेक्स रेशो। अगर हम इसी तरह बात करते हैं, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर इनका भी आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी होनी चाहिए कि गुजरात की कितनी रही है। गुजरात की 919 रही है। 919 जो है वो रही है। उत्तर प्रदेश की कितनी रही है? 912 जो है वो उत्तर प्रदेश की रही है। 912 जो है वो उत्तर प्रदेश की रही है। पंजाब की कितनी रही है? 895 जो है वो पंजाब की रही है। कितनी? 895 ये पंजाब की रही है। तो ये तो 4 स्टेट आपने कवर कर लिए। आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट सेक्स रेशो किस स्टेट की है। केरला की सेक्स रेशो जो है वो हाईएस्ट है। केरला की सेक्स रेशो 2011 की जनगणना के अनुसार 1084 है।
1084 जो है वो केरला की सेक्स रेशो है। और अगर हम बात करते हैं कि पुडुचेरी की है सेकंड नंबर पर, तो पुडुचेरी की कितनी है 1037 जो है वो पुडुचेरी की है। तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु की 996 जो है वो तमिलनाडु की है। तो ये तीनों स्टेट आपने यहाँ पर कवर कर लीजिए। टॉप 3 हैं, जो ऑप्शन में 4 स्टेट दिए गए हैं वो आपने कवर कर लिए। साथ में आपने ध्यान रखना है कि इंडिया की सेक्स रेशो 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी रही है 943, ये इंडिया की सेक्स रेशो रही है 2011 की जनगणना के अनुसार। और चाइल्ड सेक्स रेशो कितनी रही है इंडिया की, तो 919 जो है ये चाइल्ड सेक्स रेशो रही है इंडिया की एज पर 2011 सेंसस। उम्मीद है कि यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है उस टाइम का डाटा के अकॉर्डिंग, परंतु इसको हम डिस्कस नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, इसको हम डिस्कस कर सकते हैं, वैसे इसको हम अभी का जो बजट एस्टिमेट है उसके अकॉर्डिंग डिस्कस कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम 2023-24 का जो बजट एस्टिमेट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिस्कस करते हैं। 2023-24 के बजट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे किसकी फिस्कल डेफिसिट की, तो फिस्कल डेफिसिट जो है टारगेट किया गया है 5.9%। ये ज़रूर नोट कर लें आप, 5.9% जो है वो क्या किया गया है, टारगेट किया गया है। और ये अगर हम बात करें कि 2022-23 के अकॉर्डिंग कितना है ये, तो लोअर है उसके अकॉर्डिंग। 2022-23 में जो था वो 6.4 जो था वो एस्टिमेट किया गया था। ये तो हो गया आपका फिस्कल डेफिसिट जो यहाँ पर पूछा गया है। हो सकता है आपसे रेवेन्यू डेफिसिट पूछ लिया जाए। रेवेन्यू डेफिसिट अगर आपसे पूछा जाता है 2023-24 के एस्टिमेट के टारगेट के अकॉर्डिंग, तो 2023-24 के टारगेट के अकॉर्डिंग ये है 2.9%, ये ध्यान रखें। और प्रीवियस ईयर में कितना था ये, प्रीवियस ईयर में ये 4.1% था। ये आपने सारी चीज़ें यहाँ से नोट कर लेनी है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गई है ना। इसी हिसाब से हमारा बजट का क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया और आपको जानकारी भी मिल गई। अगला क्वेश्चन देखिए 156 क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्या पूछते हैं 156 क्वेश्चन देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकॉनमी का। मैं बताऊंगा कि पहले किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब किस तरह से पूछे जाएंगे। बोलते हैं व्हाट वाज द एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर ड्यूरिंग 11th 5-year प्लान। तो बोलते हैं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं संबंधित जो क्षेत्र हैं उनसे जो है वो वार्षिक औसत समृद्धि दर क्या थी। तो 2000 अगर हम बात करते हैं ना 11th 5-year प्लान की, तो इसके अकॉर्डिंग जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से जो ग्रोथ है, एवरेज ग्रोथ एनुअल, वो कितनी है, वो है आपकी 4% अप्रॉक्सीमेटली में, और 4.1% एग्जैक्टली ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछता था HPSSC में, वो पूछता था कि 11th 5-year प्लान जो था वो कब से लेकर कब तक चला था। तो ये चला था 2007 से लेकर कब तक, 2012 तक। ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आया 12th 5-year प्लान जो 2012 से 2017 के बीच में जो था वो चला था। ये जो 11वें नंबर का 5-year प्लान था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, जैसे कि इसका ऑब्जेक्टिव था एक पॉवर्टी को जो है वो रिड्यूस करना, इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो लेकर आना। इसमें था कि एजुकेशन के थ्रू जो है वो स्किल डेवलपमेंट को एम्पावर किया जाए, एजुकेशन को भी एम्पावर किया जाए, जेंडर इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना था, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के, और जो था वो इसने देखा था इसमें एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट रही थी वो 4% रही थी अप्रॉक्सीमेटली। इसमें जो इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट रही थी वो कितनी रही थी, 10% रही थी अप्रॉक्सीमेटली। और सर्विसेज सेक्टर की जो ग्रोथ रेट रही थी वो 9% जो था वो अप्रॉक्सीमेटली रही थी। और ये भी ध्यान रखें कि यहाँ से जो है इसी 5-year प्लान के दौरान एक NGT आप सुनते हैं, NGT सुनते हैं। NGT की स्थापना 2010 में की गई थी और इसी 5-year प्लान के दौरान की गई थी 2010 में। ये ध्यान रखना है। NGT का पूरा नाम पूछा जाए एग्जाम में तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आपने ध्यान रखना है। NGT, N स्टैंड फॉर नेशनल, G स्टैंड फॉर ग्रीन एंड T स्टैंड फॉर ट्रिब्यूनल। ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा 5-year प्लान के बारे में इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग से आपको दे देता हूँ। पहला 5-year प्लान कब आया था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, 1951 में आया था, 1956 तक चला था। दूसरा 5-year प्लान 1956 में आया था, 1961 तक चला था। तीसरा 5-year प्लान 1961 में आया था, 1966 तक जो था वो चला था। और उससे अगला जो 5-year प्लान था ये आपने ध्यान रखना है कि 1966 से लेकर 1969 के बीच में जो था वो क्या हुआ था, इस दौरान जो था कोई 5-year प्लान नहीं आया था। चौथा 5-year प्लान आया था फिर 1969 में, जो 1974 तक जो था वो चला था।
और चौथे के बाद जो 5वें नंबर का 5 ईयर प्लान आया था वो कब आया था, वो आया था 1974 में, 79 तक जो था ये चला। और उसके बाद रोलिंग प्लान आया जो 1978 से 1980 तक जो था वो चला था। तो रोलिंग प्लान तक आप ध्यान रख लीजिए, 1978 से 1980 तक जो था ये चला था रोलिंग प्लान। और ये सारी जानकारी आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है सारी की सारी जानकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 157 क्वेश्चन। बोलते हैं यहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट बैंक ऑफ जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का है एक NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक, उसके प्रेसिडेंट पूछे गए हैं, परंतु वो तो उस टाइम के पूछे गए हैं, आपको अभी के पता होने चाहिए। तो प्रेजेंट टाइम में कौन है, ये है मार्कोस प्राडो ट्राइजो। मार्कोस प्राडो ट्राइजो जो है ये प्रेजेंट टाइम है, इनका नाम आपने ध्यान रखना है, ये प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट हैं। पहले हम ब्रिक्स की बात करेंगे। ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। B स्टैंड फॉर ब्राज़ील, R स्टैंड फॉर रसिया, I स्टैंड फॉर इंडिया, C स्टैंड फॉर चाइना और S स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका। ये जो है वो ब्रिक्स में क्या है, कंट्रीज़ हैं। अब ब्रिक्स की कंट्रीज़ आपको पता चल गई। क्या नेशनल डेवलपमेंट बैंक में भी यही कंट्रीज़ हैं? नहीं, नेशनल डेवलपमेंट बैंक की जो कंट्रीज़ हैं वो अलग हैं। इसमें ये तो है ही है, इसमें ब्राज़ील भी है, इसमें रशिया भी है, इसमें इंडिया भी है, इसमें चाइना भी है, साउथ अफ्रीका भी है। इसके अलावा यहाँ पर ब्राज़ील है, इसके अलावा यहाँ पर इजिप्ट है, इसके अलावा यहाँ पर साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका के अलावा उरुग्वे एक देश है वो है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यहाँ पर है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो चाइना के संघाई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना के लिए जो ट्रेटी साइन की गई वो 2014 में साइन की गई और ये कब अस्तित्व में आया, 2015 में जो था ये अस्तित्व में आ गया था। ये आपने सारा ध्यान रखना है किसके बारे में, नेशनल डेवलपमेंट बैंक के बारे में। और अगर आप ब्रिक्स की बात कर लेते हैं तो ब्रिक्स की स्थापना कब की गई थी ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। देखो ब्रिक्स की स्थापना जो था वैसे तो कर दी गई थी, जो ब्रिक देश बना था BRIC, इसमें साउथ अफ्रीका नहीं होता था उस टाइम। 2001 में जो था वो इसकी स्थापना हो गई थी। 2010 में साउथ अफ्रीका इसके साथ जुड़ा तो इसको ब्रिक्स कहा जाने लगा। ये आप ध्यान रखें ब्रिक्स कंट्रीज़ के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, बोलते हैं प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड बाय। तो आप सभी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं और कि प्लानिंग कमीशन को जो है वो नीति आयोग के साथ रिप्लेस किया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब नीति आयोग किस तरह की बॉडी है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जाता था HPSSC के द्वारा कि नीति आयोग जो है वो किस तरह की बॉडी है। ये जो है आपने ध्यान रखना है कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो नीति आयोग के बारे में जानिए कि ये नीति आयोग जो है ये एक थिंक टैंक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। थिंक टैंक सरकार का थिंक टैंक के रूप में बात करता है, पॉलिसी मेकर के रूप में काम करता है ये। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो था वो 2015 में की गई थी। एग्जैक्टली प्लानिंग कमीशन को इसमें बदल दिया गया था और नीति आयोग इसको कहा जाने लगा। तो इसको जो है वो एग्जैक्टली कब, मतलब एकदम से 1 जनवरी 2015 को जो था वो इसको स्थापित किया गया। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है वो इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरपर्सन है और 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई। अभी हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में भी था। क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि नीति आयोग के जो है वो नए CEO जो हैं वो बनाए गए। नीति आयोग के नए जो CEO बनाया गया वो किसको बनाया गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नीति आयोग के जो नए CEO जो था वो बनाया गया BVR सुब्रमण्यम को। BVR सुब्रमण्यम को जो था वो बनाया गया, ये ध्यान रखना है। इन्होंने किसका स्थान जो है वो लिया है, मतलब इनसे पहले जो था वो CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो था वो कौन हुआ करते थे, तो परमेश्वरम अय्यर। ये इनसे पहले जो था वो क्या होते थे, ये इसके CEO जो था वो हुआ करते थे। अच्छा, अब परमेश्वरम अय्यर कहाँ गए, तो उनको भी तो कुछ ना कुछ बनाया गया क्या, तो उनको जो था वो वर्ल्ड बैंक भेज दिया गया। किस पोस्ट पे भेजा गया, तो वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने वर्ल्ड बैंक के, जिसका कि हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC USA में जो है। और इनका टेन्योर कितना रहेगा परमेश्वरम अय्यर का, इनका 3 साल जो है वो टेन्योर वहाँ पर रहेगा, कार्यकाल इनका वहाँ पर रहेगा। तो ये जानेंगे इनके बारे में, सारा पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर 159 क्वेश्चन नंबर में। यहाँ पर बोलते हैं रिकमेंडेशंस ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द पीरियड। तो बोलते हैं कि 14वां जो वित्त आयोग है उसकी सिफारिशें कौन से समय के लिए जो है प्रभावी होंगी या फिर किस अवधि के लिए जो है प्रभावी होंगी। अगर आपसे 14th फाइनेंस कमीशन पूछा जाता है
तो इसकी सिफारिशें 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक जो था वो लागू होंगी, या फिर इस अवधि के बीच में जो है ये चलेंगी। ये आप जानिए। फाइनेंस कमीशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कीजिए जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल के तहत बनाया जाता है? आर्टिकल नंबर 280 नंबर आर्टिकल के तहत ये बनाया जाता है। ये किस तरह की बॉडी है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एक, ये ध्यान रखिए। कौन इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है? तो इसको जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करते हैं कि फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो प्रेजेंट टाइम में फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है NK सिंह। NK सिंह इसके चेयरमैन है। इसमें मेंबर भी हैं। मेंबर में कौन कौन से आते हैं? अजय नारायण झा जो हैं वो इसके एक मेंबर हैं। दूसरे नंबर के मेंबर हैं इसके प्रोफेसर अनूप सिंह, और तीसरे नंबर के जो मेंबर हैं वो है अशोक लाहिरी। इन 3 मेंबर्स के नाम भी आप ध्यान रखिए। हाँ, एक और भी हैं पार्ट टाइम मेंबर इसके। ये तो 3 मैंने बताए, ये फुल टाइम थे। पार्ट टाइम में रमेश चंद आ जाते हैं, परंतु इंपॉर्टेंट है इसके चेयरमैन NK सिंह इसके चेयरमैन थे। फाइनेंस कमीशन ही कब स्थापित किया गया था? 1951 में था फाइनेंस कमीशन स्थापित किया गया था। और प्रेजेंट टाइम में जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है ना, वो 15वें नंबर का फाइनेंस कमीशन है। ये ज़रूर ध्यान रखना, ये 14वें नंबर का फाइनेंस कमीशन नहीं है। 14वें नंबर का जो फाइनेंस कमीशन था उसके चेयरमैन थे डॉक्टर YV रेड्डी। अब 15वें नंबर का है, इसके चेयरमैन है NK सिंह, और ये 2020 से 2025 के बीच में जो है वो चलेगा। ये भी पता होना चाहिए आपको, 2020 से 2025 के बीच में चलेगा। अब ये जो 14th फाइनेंस कमीशन था ना, ये 2013 में बना। 2013 में बना। इसकी सिफारिशें 2015 से 2020 के बीच में लागू रही। और ये जो 15वें नंबर का फाइनेंस कमीशन है, ये 2017 में ही जो था वो बनाया गया, और इसकी जो सिफारिशें हैं वो 2020 से 2025 के बीच में जो है वो लागू रहेंगी। तो अब उम्मीद करते हैं कि फाइनेंस कमीशन के बारे में मन में डाउट नहीं रहा होगा। हमने सारी जानकारी जो है वो फाइनेंस कमीशन के बारे में प्राप्त कर ली है यहाँ से। अभी आप मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके पहले जल्दी से बता दीजिए। तो क्वेश्चन आपसे हम इकोनॉमी से रिलेटेड ही पूछेंगे, परंतु उससे पहले आपको पता है कि ऑल एग्जाम की जो ऑडियो रेडियो सीरीज़ चली है ना, उस सीरीज़ के साथ जुड़ जाइए। वो शाम को डेली 6 बजे मिलती है। आपको बिल्कुल भी आंखों पे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सुनते सुनते रिवीजन आपका अपना जो है वो कर सकते हैं। क्वेश्चन सुनिए। आजकल स्टॉक मार्केट जो है न्यूज़ में चली हुई है, परंतु बहुत कम चली हुई है, उतना उछाला नहीं जा रहा। हाल तो बहुत बुरे हाल हैं आजकल स्टॉक मार्केट के, परंतु क्वेश्चन आपके लिए क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जिसको NSE कहते हैं आप। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो था वो कब की गई थी? इसी तरह एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई थी? ये भी कमेंट करके बता दीजिए। इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज के स्थापना का ईयर कौन सा है, ये कमेंट करके बता दीजिए। और टेलीग्राम पर अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं ना, तो अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31। इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट PDF, न्यूज़पेपर, जो भी आपके एग्जाम से ज़रूरी होता है ना, वो सारा हम प्रोवाइड करवा देते हैं ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो जुड़ जाइए। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।